हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जो आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है यूकेपीएससी के, उसके टेस्ट 3 में जीएस के वीडियो सॉल्यूशन के बारे में। तो टेस्ट 2 का वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको दे चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। और टेस्ट 3 के वीडियो सॉल्यूशन के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के बाद आप लोग अपने जो रिव्यूज हैं जरूर बताइएगा। अगर सॉल्यूशन में कुछ सुधार करना है या कुछ आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है या कहीं पर बोलने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप लोग मुझे ज़रूर सूचित कर दें। एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप मुझे मैसेज करके सूचित कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपका चैट बॉक्स में आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजा हुआ है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ भी आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करके बता सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था? ऑप्शन ए है, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत करी थी। ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बात करें तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पारित अधिनियम थे 1773 से लेकर के 1853 तक, इसके अंतर्गत सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत हुई थी। इसी के तहत क्या हुआ था, सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया था, और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया था। तो ये पॉइंट तो आपका बिल्कुल सही हो जाता है कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत करी थी। दूसरा ऑप्शन है कि बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यों की परिषद में निहित थी। ये भी बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी यानी कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, जिसमें दोस्तों गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में एक सरकार की स्थापना की गई थी। तो गवर्नर जनरल था, 4 सदस्यीय परिषद में निहित थी। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ आपका प्रोपराइटर्स में मत की शक्ति को बदल दिया था। तो ऐसा कोई भी उपबंध इसमें नहीं था। अगला डी वाला ऑप्शन है कि गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। जो आपका गवर्नर जनरल सहित 4 सदस्यों की परिषद थी, उसमें निर्णायक मत देने का अधिकार किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को ही दिया गया था। तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि कौन सा उपबंध नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी वाला उपबंध दोस्तों आपका नहीं था, बाकी ये तीनों उपबंध ही थे। थोड़ा सा अब हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के बारे में जान लेते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही दोस्तों क्या बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था। और सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया था दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था। ये पॉइंट आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा कि देखिए यहाँ पे 2 से 3 फैक्ट हैं आपके। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वहीं आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, तो वहां पर आपका जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा, बंगाल की जगह पे फिर भारत का प्रयोग किया जाने लगा था, वो था हमारा कौन? विलियम बेंटिंग। ठीक है, कौन था? विलियम बेंटिंग। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम वाइसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वाइसराय हो जाएगा दोस्तों कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग 1833 में जो उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल थे, यहाँ से जो हमारा बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल कहना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा बंगाल का प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, अगर आपसे पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वो है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वहीं आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो हो जाएगा कौन? विलियम बेंटिंग। और वहीं आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का प्रथम वाइसराय, वो कौन हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे या गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। ठीक है, और इसी के तहत क्या होता है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था, तथा इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल कितना? 4 वर्ष रखा गया था। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ था, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी एक्ट के तहत सर्वप्रथम 1774 में
कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो प्रश्न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। और इनके साथ में इसमें कुल कितने सदस्य थे? एक तो मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य सदस्य थे। इसी के साथ साथ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारत से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी, के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, जो कलकत्ता में मुख्य न्यायाधीश, जो हमारा उच्चतम न्यायालय की या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो आपको याद रखने सर एलिजा इम्पे थे। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और कर्मचारियों के निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और जो प्रथम गवर्नर जनरल थे हमारे, इसी के तहत बनाए गए थे कौन? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, याद रखना है आपको। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली वीडियो में भी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो प्रांतों में द्वैध शासन दोस्तों लागू आरंभ किया गया था किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, और इसी भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, और जो हमारे वाइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, इसी के तहत क्या हुआ दोस्तों? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही की गई थी। ठीक है, इसमें जो आपका प्रथम जो विधायिका थी उसे राज्य परिषद नाम दिया गया था, और दूसरी विधायिका को केंद्रीय विधानसभा नाम दिया गया था। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली भी लागू की गई थी। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें जो हमारे प्रांतीय विषय थे, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था। एक था हमारा आरक्षित विषय और दूसरे थे दोस्तों क्या? हस्तांतरित विषय। ठीक है, इसमें विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। एक निर्वाचित सदस्य थे, दूसरे मनोनीत सरकारी सदस्य थे, और तीसरे थे मनोनीत गैर सरकारी सदस्य। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही की गई थी। सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग का गठन भी दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही किया गया था। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लोक सेवा आयोग का गठन किसके तहत किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही किया गया था। ठीक है, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग भी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही किया गया था। और 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही दोस्तों सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत या पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई थी। ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम में सिर्फ मुस्लिमों के लिए ये अधिकार थे, लेकिन 1919 में इसका विस्तार भी कर दिया गया था। ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही दोस्तों पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार भी प्रदान किया गया था। ठीक है, और प्रांतों में द्वैध शासन भी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही लागू किया गया था। और प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो लियोनल कार्टिस, लियोनल कार्टिस को प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ, प्रांतीय विषयों को 2 भागों हस्तांतरित और आरक्षित विषय में ट्रांसफर किया गया, महिलाओं को मत देने का अधिकार सबसे सर्वप्रथम प्रदान किया गया, लोक सेवा आयोग का गठन इसके तहत किया गया, और इसी के तहत इसकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष से प्रत्येक 10 वर्ष में इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, ये भी प्रावधान किया गया था, जिसका परिणाम था 1927 का साइमन कमीशन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर तो है प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया गया किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी, तो जो 1935 का हमारा भारत शासन अधिनियम आया था उसके द्वारा क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन था उसका विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को भी इसमें शामिल किया गया था। और भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही किया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही दोस्तों सन 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। ठीक है,
और इसी अधिनियम के तहत वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण भी किया गया था। और प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? तो प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत लागू की गई थी। ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। वहीं अगर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में बात करें तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, उसी से संबंधित है हमारा क्या, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, इसके तहत भारत का सम्राट नामक जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया था और वाइसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। ठीक है, तो ये था भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत। और भारत परिषद अधिनियम 1909 में आपको बता चुका हूँ, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यानी कि इसे सुमेलित करना है। एक साइड आपका संविधान की विशेषताएं दी गई हैं और दूसरे साइड उसके स्रोत दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, उपयुक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है, यह पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले है विधि का शासन अमेरिकी संविधान, दूसरा है राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति कनाडाई संविधान, अगला है आपका सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान, अगला है समानता तथा बंधुता फ्रांसीसी संविधान, अगला है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान। अब प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 3, 4 और 5 के हैं सुमेलित हैं। देखिए, सदनों में जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व का जो भाव है वह फ्रांसीसी संविधान या फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वह जापानी संविधान से ली गई है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 3, 4, 5 आपका सही है। ठीक है, अब वहीं जो है विधि का शासन, विधि का शासन दोस्तों किस देश से लिया गया है? तो विधि का जो शासन है वह ब्रिटिश संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से या ब्रिटिश संविधान से विधि का शासन लिया गया है। ठीक है, वहीं राष्ट्रपति की जो चुनाव की पद्धति है दोस्तों वह कहाँ से ली गई है? यह ली गई है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति ली गई है। वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है, तो वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो अलग अलग ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं। भारतीय संविधान को दोस्तों कभी कभी उधार का थैला कहकर संबोधित किया जाता है। मेंस एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि उसकी समीक्षा करनी होती है आपको। तो भारत के संविधान में बहुत सारे अन्य देशों से क्या लिए गए हैं, कुछ प्रावधान लिए गए हैं। इसी कारण भारतीय संविधान को कभी कभी उधार का थैला कहकर भी इसकी आलोचना की जाती है। तथा भारतीय संविधान ने अपने अलग-अलग टर्मों को अलग-अलग देशों से लिया है। उसके कुछ अलग-अलग स्रोत हैं, मतलब अलग-अलग देशों से उसने अलग-अलग चीज़ों को ग्रहण किया है संविधान में। इसी कारण भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहते हैं, जिसमें विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति आयरलैंड से ली गई है। सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। समानता और बंधुता फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापानी संविधान से लिया गया है। अब कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि ब्रिटेन से किन-किन चीज़ों को लिया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली को लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार को लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति ली गई है, विधायी प्रक्रिया ली गई है, एकल नागरिकता इंपॉर्टेंट है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो चुनाव में सर्वाधिक मत के अधिक आधार पर जीत की प्रक्रिया, ये भी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली हो गया और परमाधिकारी लेख, ये सब कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसमें से कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप अपने जो भी आपने जो आपको हम पीडीएफ दे रहे हैं ना, उसका आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिए और इस वीडियो सॉल्यूशन को देखते हुए अपने की पॉइंट उसमें नोट डाउन करते रहिए। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप उसे बुक से भी पढ़ते रहिए। इससे आपका दोस्तों मैक्सिमम हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हम आपको टेस्ट सीरीज दें, लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में इस प्रकार के मिल जाएँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप सिंपली वीडियो देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। पेन और कॉपी पकड़ लीजिए और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है उनको नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, वहीं अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक समीक्षा ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग दिया गया है और उपराष्ट्रपति का जो पद है वह भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है, वहीं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति ली गई है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों हमारा जो अ, आप ये कह सकते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी जो हैं वो भी आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, वहीं फ्रांसीसी संविधान से बात करें तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हैं वह फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। जापानी संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। जर्मनी के संविधान से अगर पूछा जाएगा तो जर्मनी के वीमर संविधान से दोस्तों आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है। ठीक है, और वहीं ऑस्ट्रेलियाई संविधान से सदनों की संयुक्त बैठक ली गई है और
जो हमारा प्रस्तावना की जो भाषा है, वह भी ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है और न्यायालय का परामर्शाधिकारी जो क्षेत्राधिकार है, वह भी और शक्तियों का जो विभाजन है, वो भी ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ही लिया गया है, ठीक है? ये आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है, ठीक है? वहीं कनाडा के संविधान से बात करें, तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? जो आपका संघीय व्यवस्था है, यानी कि सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघीय व्यवस्था जो है, वह कनाडा के संविधान से ली गई है। अपशिष्ट संपत्तियाँ केंद्र के पास होंगी, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है? और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शाधिकारी क्षेत्राधिकार भी यहीं से लिया गया है। ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है? और जो शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन जो है, वह भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। ये आपको याद रखना है क्या? शक्तियों का विभाजन, ठीक है? ये आपको याद रखनी है और ऑस्ट्रेलियाई संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है और सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई है। अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। देखिए, आज मैंने आपको एक क्वेश्चन डिक्टेट कर दिया ना, अब आगे इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको सीधे डायरेक्टली करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है? अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। पिछली वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चन किया था कि उद्देशिका या प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान का भाग है, ठीक है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में इसको भारतीय संविधान का भाग माना गया था और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में या आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है? ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो था, उसमें निर्णय आया था, ठीक है? अगला आपका पॉइंट है कि उद्देशिका विधायिका के शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है, ठीक है? तो उद्देशिका विधायिका की शक्तियों का नियंत्रित करने का कार्य, बिल्कुल नहीं दोस्तों। प्रस्तावना में विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने की कहीं से कहीं तक कोई भी बात नहीं है, ठीक है? उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, ठीक है? जिसमें जो आप प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवाद पंथ लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, इस प्रकार से जो आपकी प्रस्तावना पढ़ते हैं, वो किसी भी प्रकार से शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य नहीं करती है, ठीक है? अगला है, उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये कथन दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, ठीक है? तो कथन 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही नहीं है। सिर्फ एक कथन सही है, वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? तो उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना दोस्तों, आपको पता ही है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, वह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संकल्पित उद्देश्यों पर आधारित है, ठीक है? इसका प्रारूप सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा तैयार किया गया था और संविधान सभा के द्वारा इसे बाद में अंगीकृत किया गया था, ठीक है? और जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब संविधान सभा के समक्ष रखा गया था? जो तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 में दोस्तों संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया था, यानी कि मंजूर कर दिया था, ठीक है? पेशे प्रस्तावना के रूप में मंजूर कर दिया था, ठीक है? इसी के साथ साथ दोस्तों प्रस्तावना में एक बार हमारा संशोधन हो चुका है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, जिसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद हो गया, पंथ निरपेक्षता हो गया और अखंडता हो गया, ठीक है? इसी के साथ-साथ दोस्तों एलआईसी जो मामला था, उसमें भी भारत के संविधान को, जो हमारा प्रस्तावना है, इसे संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है। इसी के साथ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो हुआ था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी संवैधानिक पीठ ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना था, ठीक है? तथा जो अनुच्छेद 368 के तहत इसे संशोधनीय भी माना था, यानी कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है? संविधान की प्रस्तावना के संबंध में दोस्तों इसमें कुछ भी ऐसा न तो इसमें ये कहा गया है कि विधानमंडल की शक्ति का स्रोत प्रस्तावना है और न ही इसमें विधायिका के अधिकारों का के प्रतिबंध के बारे में बात की गई है, ठीक है? और इसके जो प्रावधान है, वो न्यायपालिका में भी प्रवर्तनीय नहीं है। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रख लेने हैं और प्रस्तावना में आपको याद होना चाहिए कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, कितने प्रकार के समानता की बात की गई है, कितने प्रकार के न्याय के बारे में बात की गई है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार का न्याय है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, ठीक है? जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, ठीक है? और अवसर की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है। एक बार आप प्रस्तावना को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, तो सारी चीज़ें आपकी वहाँ से क्लियर आउट हो जाएँगी। और प्रस्तावना से दोस्तों एग्जाम में एक प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में ही पूछा गया था कि जो भारतीय संविधानविद थे, उनके जो विचार हैं, वह किसमें प्रदर्शित होते हैं, ठीक है? अभी शायद अपर बीसीएस के एग्जाम पेपर में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो प्रस्तावना में जो संविधानविदों के विचार हैं, वह क्या होते हैं? अभिदर्शित होते हैं। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाते रहे हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार के न्याय के बारे में बात की गई है, तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है? और इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि जब भारत का संविधान बना था, उस टाइम पे प्रस्तावना में क्या-क्या चीज़ें थी, उसके बाद में क्या-क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है।
अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संघ में सिक्किम को समाहित किया गया था? ठीक है, तो 36वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों आपका क्या किया था, जो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1975 का, इसके तहत सिक्किम को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। अब इसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि इसमें एक 35वां संविधान संशोधन है और 36वां संविधान संशोधन है, दोनों ही सिक्किम से संबंधित है, ठीक है। लेकिन आपको अंतर याद रखना है कि जो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 का था, ये था कब था, 1974 का अधिनियम था। इसके तहत सिक्किम को एक सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। लेकिन जो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 था, इसके तहत इसको सिक्किम को भारतीय संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया था। इसलिए इसका सही उत्तर होता है 36वां संविधान संशोधन 1975, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों जो 37वां संविधान संशोधन 1975 था, यह अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था इसमें की गई थी। और जो 38वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1975 का, इसमें राष्ट्रपति की आपातकाल और अध्यादेश घोषणाओं से संबंधित बातें की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक या मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, समानता का अधिकार दोस्तों एक मौलिक अधिकार है, 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 से 22 तक हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करते हैं। शोषण का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के अधिकार के बारे में बात करते हैं। तो पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो नागरिकता का अधिकार दोस्तों ये क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। नागरिकता के बारे में भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य में बताया गया है, इसलिए ये क्या है, एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। हमारे भारतीय संविधान में जब हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था पूर्णतः, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर ये तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो इस समय पे दोस्तों हमारे 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें प्रदान की गई थी, ठीक है। 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन-कौन सी थी दोस्तों? स्वतंत्रता, इसमें सबसे पहले समानता का अधिकार प्रदान किया गया था, यानी कि 7 मौलिक अधिकार थे उस टाइम पे, ठीक है, मूल अधिकार, जिसमें प्रथम जो मौलिक अधिकार था वो था समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। दूसरा मौलिक अधिकार था आपका स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तीसरा मौलिक अधिकार था शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 जो है। जो चौथा आपका मौलिक अधिकार था वो था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। फिर आपका था संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसे अल्पसंख्यकों के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। और अगला था आपका संपत्ति का अधिकार उस टाइम पे था, ठीक है, जो कि आर्टिकल 31 में था। और उसके बाद था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है, ठीक है। लेकिन दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो आपका संपत्ति का अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाकर आर्टिकल 300 ए में स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। वर्तमान में सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। और ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बनाया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 31 में ये पहले हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इसे 300 ए में स्थानांतरित कर दिया गया है, ठीक है। बाकी नागरिकता के बारे में जो था, नागरिकता का जो अधिकार आप कह सकते हैं, जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, वो भारतीय संविधान के भाग 2 में किए गए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, अस्पृश्यता का अंतर अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंतर अनुच्छेद 18 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 33। देखिए, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की बात आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में की गई है, बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता का अंतर अनुच्छेद 17 में बताया गया, बिल्कुल सही है। उपाधियों का अंतर अनुच्छेद 18 में बताया गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जो है क्या है दोस्तों, हमारा समानता के अधिकार के बारे में बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 14 में समानता के बारे में बात की गई है, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण के बारे में बात की गई है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 15 में बताया गया है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 16 में बताया गया है लोक नियोजन में अवसर की समता के बारे में बात किया है, यानी कि अवसर की समानता के बारे में बात की जाती है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बात की गई है और आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बात की जाती है। जबकि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये अनुच्छेद 33 ना होकर के क्या है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात की गई है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में क्या की जाती है, याचिका दायर की जा सकती है और 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद जो आपका 32 है, उसके तहत तथा हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत क्या किया जाता है दोस्तों, मूल मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार की रिट याचिकाएं दायर की जा सकती हैं, जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता भी चुका हूँ। और
जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने अनुच्छेद जो 32 था उसको भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहकर भी संबोधित किया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ये क्या है, अनुच्छेद 32 है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन नीति निर्देशक तत्वों या तत्वों को वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है। पहला है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को न्यूनतम करना। दूसरा है बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना। तीसरा है दोस्तों न्यायिक समानता को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। तो प्रश्न आपसे पूछा गया कि किन किन को जोड़ा गया है, सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। केवल और दो और जो तीन जो कथन है इसमें, उनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। अब इसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था, जिसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक जो संशोधन हुए हैं वह 42वें संविधान संशोधन के तहत ही हुए हैं। ठीक है। इसी कारण इसे जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। बहुत सारे प्रावधान इससे चेंज हुए हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में इससे चार चार मुख्यतः प्रावधान चेंज हुए हैं। ठीक है। एक तो क्या है, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित रखना। ठीक है। इसकी बारे में बात की जाती है आर्टिकल अनुच्छेद 39 के एफ जो क्लॉज है, वहां पर बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। इसके बाद में एक जोड़ा गया था, इसमें 39 ए जोड़ा गया है। ठीक है। 39 ए के तहत क्या किया गया है, न्यायिक समानता को बढ़ावा देने के लिए तथा निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। जो ये आपका पॉइंट है, न्यायिक समानता को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया है और अनुच्छेद 39 ए में इसको जोड़ा गया है। ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और संशोधन किया गया था, आर्टिकल 43 ए जोड़ा गया था, जिसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने से संबंधित कदम उठाने के बारे में बात की गई थी। और इसी के साथ साथ क्या 48 ए को भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, जिसके तहत पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के संबंधित प्रावधान इसमें किए गए थे। ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा चार मुख्य आर्टिकल जोड़े गए हैं, 39 ए, 39 एफ, 43 ए और 48 ए। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। जबकि जो ये ऑप्शन ए है, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को न्यूनतम करना, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। ठीक है। इसके तहत राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आय, सुविधाओं के अवसरों की असमानताओं को न्यूनतम करने का प्रयास करेगा। ठीक है। तो ये आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, जो वीडियो बनाई जा रही है, ये आपको ध्यान से सुननी है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्टिकल 48 ए या इस प्रकार का प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा हेतु जो संविधान संशोधन है वो कौन सा था। ठीक है। कौन से अनुच्छेद में है, तो 48 ए में है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है। तो मूल कर्तव्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारतीय संविधान के 51 ए में, ठीक है, 51 अनुच्छेद 51 ए में, या आप कह सकते हैं भाग 4 क में क्या किया गया है, मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ठीक है। मूल संविधान में जो था हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन दोस्तों उसके बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और इन मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था, तो रूस के संविधान से इन मूल कर्तव्यों को ग्रहण किया गया था। ठीक है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली दोस्तों याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जब हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, क्या उस टाइम पे मूल कर्तव्य थे। उस टाइम पे दोस्तों मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। वर्तमान में जो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, 51 क में है। ठीक है। जब 1976 में आपका मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, उस समय पे कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, उस समय पे 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान में दोस्तों हमारे कितने 11 मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है।
अब 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं इन्हें किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ रूस के संविधान से इन्हें ग्रहण किया गया है। अब पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न कि कौन सा इसमें से मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए है लोक चुनावों में मतदान करना, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, ऑप्शन सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन डी है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों लोक चुनाव में मतदान करना आपका मूल कर्तव्य नहीं है, जबकि वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, इसी के साथ साथ भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, आह्वान करने पर राष्ट्र की सुरक्षा करना, समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, और पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करना, वन, झील, नदी, वन्य जीवों की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये सभी आपके क्या है दोस्तों मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, जबकि जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य था वो क्या था? 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले जो बच्चे हैं उनके माता-पिता की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को क्या करेंगे? स्कूल में भेजेंगे। ठीक है? ये क्या था? एक मौलिक कर्तव्य था जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य आपको याद रखने हैं 11 के 11, क्योंकि जो लोअर पीसीएस का 2016 का मेंस हुआ था, वहाँ पर मौलिक कर्तव्य से प्रश्न पूछा गया था, और जो अभी हाल ही में 2024 का आपका अपर पीसीएस का मेंस पेपर हुआ है, वहाँ पे भी मौलिक कर्तव्य से लेकर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है? अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 10वां, कि सूची 1 तथा सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है, राष्ट्रपति सॉरी भारत का जो महान्यायवादी है वह अनुच्छेद 76 में बताया गया, ये भी बिल्कुल सही है। जिसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और संसद के सत्र सत्रावसान तथा सत्र को भंग करने के बारे में अनुच्छेद 85 में बताया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, और राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक होगा। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 52 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 53 में बताया गया है कि जो हमारा संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, आर्टिकल 54 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 55 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है, निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। आर्टिकल 57 में क्या बताया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए के संबंधित प्रावधान है। ठीक है, राष्ट्रपति की जो पद की योग्यता है वह अनुच्छेद 58 में बताई गई है। वहीं अनुच्छेद 60 में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बात की जाती है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 72 में दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया जाता है। ठीक है, और वहीं आर्टिकल 74 और 75 भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए तथा राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 75 में बताया गया दोस्तों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाएगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति है वह प्रधानमंत्री की सहायता से करेगा। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 85 भी बहुत महत्वपूर्ण है, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सारे आर्टिकल आपको याद रखने हैं राष्ट्रपति से संबंधित, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते